बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द क्लास जी। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बहुत खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश खुरम और आबाद रखे, आमीन। चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। आज है हमारा लेक्चर नंबर 12। ठीक है जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और लेक्चर नंबर मैंने दोबारा से कहा जी कि आज है हमारा 12। कल लेक्चर नंबर 11 में हमने रिकॉर्डिंग मेथड्स देखे थे या मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्रीज पढ़े थे, सिर्फ उनका ओवरव्यू लिया था जी। 3 बेसिक मेथड्स थे आपके, फाइफो, लाइफो एंड एवरेज कॉस्टिंग मेथड। कल के लेक्चर में हमने फाइफो का विद न्यूमेरिकल एग्जांपल समझा था कि व्हाट इज़ फाइफो और इसको इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किस तरह से करते हैं और क्यों रिकॉर्ड करते हैं जिन इन्वेंट्रीज़ को फाइफो के अंदर। तो मैंने कहा था जी सीज़न यानी आपका वो सीजनल बिजनेस हो सकता है जी टेक्नोलॉजिकल बेस्ड बिजनेस हो, या आपकी जो चीज़ें होती हैं कह लें जी रेडीमेड आइटम्स, रेडीमेड फूड आइटम्स जिनकी कह लें एक्सपायरी बहुत जल्दी हो जाती है, उनमें आप इन्वेंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने का मेथड फाइफो यूज़ कर सकते हैं। यानी जो चीज़ आपने पहले ख़रीदी है उसको फ़ौरन से बेच दें, उसको फ्यूचर के लिए स्टोर ना करें ताकि वो कहीं सीज़न के आउट होने की वजह से या डेट के एक्सपायर होने की वजह से या फिर टेक्नोलॉजी के ऑब्सोलीट होने की वजह से ख़राब ना हो जाए या आपकी इन्वेंट्री ज़ाया ना चली जाए। दूसरा मेथड हमने पढ़ा था जी जिसका ओवरव्यू लिया था। फाइफो तो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। हमारी कोशिश यही थी जी कि कल के लेक्चर में हमारा लाइफो का टॉपिक भी कवर हो जाए, बट कल टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब आपका ऑलमोस्ट 35-36 मिनट्स के लेक्चर में सिर्फ हमने 2 टॉपिक्स कवर किए थे, करने भी 2 ही थे, बट मुझे ये था कि हम लाइफो भी शायद उसमें कवर कर लें। बट हमने कल पढ़ा था जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और बाद में हमने फाइफो मेथड को डिटेल से कवर कर लिया था और उसको विद न्यूमेरिकल एग्जांपल समझ भी लिया था। आज के लेक्चर में हमने जो 2 टॉपिक्स कवर करने हैं जी वो है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्रीज अंडर लाइफो और दूसरा है एवरेज कॉस्टिंग मेथड के थ्रू हमने किस तरह से उसको रिकॉर्ड करना है। ओके जी, कल का जो मेथड था आपका फाइफो, मैंने उसमें बार बार एक वर्ड बोला जी सीजनल। यानी सीजनल बिजनेस जो होते हैं ना, यानी गर्मियों के कपड़े, आप ज़ाहिर बात है जो बंदा लॉन का बिज़नेस कर रहा है या रेडीमेड कपड़ों का बिज़नेस कर रहा है जिसमें सिर्फ उसकी कैटेगरी लॉन के हैं, तो वो उनको कोशिश करेगा जी जो उसने मार्च में बनाए हैं या अप्रैल में बनाए उनको पहले सेल आउट कर दें, बजाय इसके कि दिसंबर में आने वाले कपड़ों को पहले बेचे। वो क्या करेगा जी, कोशिश करेगा मेरे लॉन का जितना स्टफ़ है वो पहले से बिक जाए। इसी तरह जो बंदा सर्दियों में बिज़नेस कर रहा होगा या सर्दियों की जैकेट्स बेच रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा, कल के मुझे बाद में याद आया जी कल के लेक्चर में मैं बार बार कह रही थी जी कि आपको मैं एक न्यूमेरिकल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगी और पूछूंगी जी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखना है। लेकिन लेक्चर ख़त्म होने के बाद और वीडियो ओवर होने के बाद मुझे याद आया जी मैंने क्वेश्चन तो किया ही नहीं। अच्छा जी, अब वो क्वेश्चन मैं आज पूछ लेती हूँ जी कि एक कंपनी है ABC लेदर्स और वो क्या करते हैं जी, लेदर जैकेट्स का बिज़नेस करते हैं। रिमेंबर ABC जैकेट्स या ABC लेदर्स हैं जो कि जैकेट्स का बिज़नेस करते हैं और वो क्या करते हैं जी, दे प्रेफर कि अपने इन्वेंट्रीज़ को जल्द से जल्द सेल आउट करते हैं। नाउ आप लोगों ने ये बताना है जी कि वो रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री मेथड कौन सा यूज़ करें, फाइफो, लाइफो या एवरेज कॉस्टिंग मेथड। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी देना है और जो जो बच्चा कमेंट करेगा मुझे पता चलेगा कि उस बच्चे ने ये लेक्चर सुना है। आई विल रिपीट द क्वेश्चन कि एक कंपनी है ABC लेदर्स लिमिटेड और वो जैकेट्स का बिज़नेस करती है और उसकी कोशिश होती है जी कि उसका स्टफ़ जल्दी से जल्दी बिक जाए। ठीक है, और जो स्टफ़ वो बना रहे हैं वो पहले सेल आउट हो जाए, तो वो कौन सा रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री मेथड यूज़ करेंगे या कौन सा मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्रीज अडॉप्ट करेंगे, फाइफो, लाइफो या एवरेज कॉस्टिंग मेथड, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर से कह रही हूँ जी कि जितने बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या मेंशन करेंगे आंसर, मैं यही समझूंगी जी कि सिर्फ उतने बच्चों ने लेक्चर लिया है। बाकी सब सिर्फ एक दफ़ा खोल के वीडियो को या इधर उधर देख के साउंड बंद करके वॉल्यूम ज़ीरो करके बस खाना पूरी करते हैं। ओके जी, आ जाते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में मैंने कहा था जी हम पढ़ेंगे लाइफो मेथड के व्हाट इज़ लाइफो मेथड और इसकी आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या किस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसके किस तरह से हमने करने हैं।
तो लाइफो के लिए मैंने कल कहा था जी इट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, और लास्ट इन फर्स्ट आउट से आपको पता लग जाना चाहिए जी जो माल सबसे आखिर में ख़रीदा है वही सबसे पहले हम बेच रहे हैं। लास्ट इन का मतलब एंड पे ख़रीद रहे हैं मंथ के, एंड फर्स्ट आउट का मतलब जब बिकने के लिए आई है चीज़ तो हम सबसे पहले वही बेच रहे हैं। In this method we assume that the inventory purchased in last is sold first, कि जो इन्वेंट्रीज हमने लास्ट पर ख़रीदी हैं वो हम पहले सेल आउट कर देंगे। कल वाली एग्जांपल ही इस मतलब सेम एग्जांपल्स हैं, बस उनको सॉल्व करने के मेथड्स अलग-अलग हैं या सॉल्व करने का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। एक एंट्री के बाद, 2 एंट्री के बाद या 3 एंट्री के बाद वो प्रोसीजर आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी, मैं बार बार कह रही हूँ कि आज के लेक्चर में हम सिर्फ आपके लाइफो और एवरेज कॉस्टिंग मेथड ये 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। बार बार कह रही हूँ इसलिए क्योंकि फिर आप लोगों ने कहना है जी कि हमने बहुत ज़्यादा सिलेबस एक ही लेक्चर में कवर कर लिया है, तो इट इज़ नॉट बहुत ज़्यादा सिलेबस। सिर्फ 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं छोटे छोटे से, और आपके सिर्फ 2 डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस भी नहीं है, सिर्फ आपके पढ़ने के लिए या आपके समझने के लिए 2 लाइन्स में उस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है जो कि मैंने उर्दू में लिखी हुई है। ओके जी, आ जाते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। तो उसने कहा है जी बाइक लिमिटेड परचेज 10 बाइक्स ड्यूरिंग जनवरी एंड सोल्ड 6 बाइक्स, डिटेल्स आर एज फॉलोज़। जनवरी 1 को, ये पिछले वाली एग्जांपल लिया है, मैंने कहा है कि सिर्फ इनको सॉल्व करने का मेथड या इनको रिकॉर्ड करने का मेथड थोड़ा सा चेंज होगा, 19-20 का फ़र्क है। दे परचेज ऑन 1 जनवरी दे परचेज 6 बाइक्स एट अ रेट ऑफ $60 ईच। ऑन जनवरी 5 दे सोल्ड 2 बाइक्स। ऑन जनवरी 10 सोल्ड 1 बाइक। 15 जनवरी को उन्होंने क्या किया जी, दे परचेज 5 बाइक्स एट अ रेट ऑफ $70 ईच। And on 25th of January they sold 3 bikes. Note that the inventories are recorded under LIFO method. अब कल वाले क्वेश्चन में मैंने ये नोट नहीं लिखा था, बट आज मैंने लाजमी लिखा है जी। और अच्छा, उसने पहले ही बता दिया कि अब ये वाला बिज़नेस या ABC लिमिटेड या सॉरी बाइक लिमिटेड जो है वो अपने अकाउंट्स को या इन्वेंट्रीज़ को लाइफो मेथड पे रिकॉर्ड कर रही है। अब लाइफो मेथड में ये है जी, आपने अगर 2 चीज़ें ख़रीदी हैं, एक 50 रुपये की ख़रीदी है 1 तारीख को और एक 60 रुपये की ख़रीदी है 2 तारीख को, तो आपके पास अगर कोई बंदा ख़रीदने आएगा तो आप 2 तारीख वाली चीज़ पहले बेचेंगे, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड। ये कल की तरह का फॉर्मेट जी, डेट का कॉलम है, परचेजेस का कॉलम है, उसमें फर्दर 3 कॉलम्स हैं जी, यूनिट्स, परचेज, प्राइस पर यूनिट और टोटल कितने हमारी कॉस्ट या वैल्यू बनी। फिर इशूड वाला कॉलम है जी, उसमें भी यूनिट्स, प्राइस पर यूनिट और टोटल वैल्यू। और लास्ट में है जी टोटल कितने रिमेनिंग यूनिट्स हैं जी, यूनिट पर यूनिट कॉस्ट कितनी है या प्राइस पर यूनिट कितनी है और हमारे टोटल कितने अमाउंट है। ठीक है जी, हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आएगी जी हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 1। ऑन जनवरी 1 दे परचेज 6 बाइक्स एट अ रेट ऑफ 60 ईच। यहाँ फिर से लिखूँगी जी मैं जनवरी, डेट इज़ 1, कितने यूनिट्स परचेज किए हैं जी 6 बाइक्स खरीदी, सॉरी हाँ जी 6 बाइक्स खरीदी हैं उसने। एक मिनट रुक जाए, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अगर 3 तो ये 5 एंड अगेन 3। ओके, इट्स ओके, इट्स फाइन। 6 परचेज की हैं जी बाइक्स एट अ रेट ऑफ 60 ईच, एंड व्हाट इज़ द टोटल, 6 × 6 इज़ $360। अब इशू, अब हम इस ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं कर रहे, सिंपली क्या करेंगे जी, टोटल वाले कॉलम में आ जाएंगे जी। 6 यूनिट्स उसने ख़रीदे हैं एट अ रेट ऑफ $60 ईच, तो ये $360 उसकी टोटल अमाउंट बन गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं जी जल्दी से, और उसमें हमने क्या किया है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑन जनवरी 5। जनवरी 5 को उसने क्या किया है जी, दे सोल्ड 2 बाइक्स। अब हमारे पास लास्ट फर्स्ट वाला कोई चक्कर नहीं, अभी उसने सिर्फ 60 रुपीज़ वाला यूनिट परचेज़ किए हैं, कितने 6, उसमें से वो क्या बेच रहा है जी 2 बाइक्स 5 तारीख को। तो हम क्या करेंगे जी, आपने इशू किए हैं 2 यूनिट्स
एट अ रेट ऑफ 60 ईच। तो कितने की बिकी आपकी वो बाइक्स? $120 की टोटल। यहाँ आएंगे, ऊपर वाला बैलेंस क्या था जी? 6 हैं आपके पास एट अ रेट ऑफ 60 ईच, और टोटल कितना बना? 360। इसमें से इशू आपने कितनी कर दी हैं? 2 एट अ रेट ऑफ 60 ईच, और माइनस कितने हुए? 120। और पीछे कितने यूनिट्स बचेंगे जी? 4 एट अ रेट ऑफ 60 ईच। आपकी अमाउंट बचेगी $240। यहाँ तक होपफुली कोई मसला फ़िलहाल नहीं होगा। एक मिनट रुके, मुझे इसको जूम आउट करने दें ताकि आप लोगों को ये पूरा पेज नज़र आ जाए। ठीक है जी, 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन हो गई। उसके बाद 2 जनवरी की ट्रांजैक्शन करने के बाद हमारे पास 4 यूनिट्स रह गए हैं एट अ रेट ऑफ 60 ईच, और $240 हमारे पास टोटल अमाउंट है। उसके बाद जनवरी 10 को उसने क्या किया है जी? दे सोल्ड 1 बाइक। उस कंपनी ने अपनी एक बाइक और बेच दी। अब यहाँ पे भी सिर्फ अभी एक ही ट्रांजैक्शन हुई है $60 वाली। हम फिर क्या करेंगे जी? एक यूनिट हम सेल करेंगे एट अ रेट ऑफ 60 ईच, और अमाउंट कितनी बनेगी? $60। अब रिमेनिंग बैलेंस कितना था? 4 यूनिट्स थे हमारे पास रिमेनिंग 60 के, और 6 4 ये 240 थे। अब इसमें से माइनस कितने हुए? इसमें से इशू किया हमने एक एट अ रेट ऑफ 60 ईच, 60 इसमें से माइनस हो गए। रिमेनिंग कितने हैं जी? 3 एट अ रेट ऑफ 60, और ये बन गया आपका बैलेंस $180। ठीक है जी। अब क्या हुआ? ऑन 15th January they purchased 5 more bikes at a rate of 70 each। मैंने यहाँ डेट ही मेंशन नहीं की थी जी, 10 था। अब अगर क्या हुआ जी? ऑन 15th January they purchased 5 more bikes। कितनी खरीदी? 5 एट अ रेट ऑफ 70 ईच। तो टोटल प्राइस कितनी होगी? 75 इंटू 350। ठीक है जी। अब आपके पास ये वाली लास्ट इन है, यानी आखिर में ये वाले यूनिट्स आ रहे हैं। ओके जी। अब इसकी अगर मैं क्लोजिंग एंट्री डालूँ या टोटल पे लिखूँ, तो हम 2 डिफरेंट प्राइसेस पे लिखेंगे जी। 3 है पिछले यूनिट्स, टोटल अमाउंट उनकी 180। अब कितने परचेज किए हैं जी? 5 एट अ रेट ऑफ 70, और आपका बैलेंस है $350। अब मैं इसको नहीं छेड़ूंगी, ये इसी तरह लिखे रहेंगे, टोटल नहीं करूंगी क्योंकि इन दोनों की प्राइसेस अलग अलग हैं। अब हुआ क्या जी? ऑन 25th January दे सोल्ड 3 बाइक्स। हमारा मेथड्स कौन सा है जी? लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब हमने वो पिछले यूनिट्स को जाना है भूल, हमें ये है जी कि वो है ही नहीं। हमने क्या किया? हमने ऑन January 25 3 बाइक्स सेल की हैं। पहले तो मैं यहाँ लिखूँ जी कि हमने 3 बाइक सेल की हैं। कितने की? कौन सी वाली? ये वाली। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। सो वी विल सोल्ड आउट या सेल आउट द लास्ट परचेज, यानी जो हमने इमीडिएट चीज़ें खरीदी हुई हैं हम उनको बेचेंगे। अरे कह रहने को तो ये भी 3 यूनिट पड़े हुए थे, हम कहते हैं जी $60 वाला या $60 वाला जो यूनिट है वो भी 3 हमारे पास पड़े हुए हैं, आप वो ले लें। लेकिन नहीं, हम यूज़ कर रहे हैं जी लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड। तो उसने कहा जी जो सबसे आखिर में ख़रीदी हुई है उसमें से अब आप 3 यूनिट बेच दें। तो $70 वाले हमने रिसेंटली परचेज़ की थी। 7 3 210। अब क्या हुआ जी? पिछले वाले वो यूनिट वैसे ही रहेंगे 360 180 वाले। अब हमारे पास क्या हुआ जी? 5 70 और 350 वालों में से क्या हो गया जी? माइनस। इसके नीचे एक लाइन भी ड्रॉ कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ड्रॉ माइनस किस में से हो रहा है? इसमें से। कितने यूनिट्स गए हैं जी? 3 एट अ रेट ऑफ 70 ईच, माइनस कितना हो गया आपका? 210। पीछे कितने यूनिट्स बचे हैं? 2 $70 प्राइस है, तो आपका बैलेंस रह गया 140। नाउ योर बैलेंस इज 3 × 60 और 180 और 2 × 70 140। दिस इज़ योर क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर कोई पूछे तो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी जी $360 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी आपकी $320 की।
ठीक है, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आएगा $320, ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी $360 की। ये है जी आपके क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन। होपफुली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, आप लोगों को प्रॉब्लम हो भी तो आप लोग डिस्कस नहीं करते। आई डोंट नो, या तो शायद आप लोग पढ़ते नहीं हैं यानी वीडियोस नहीं देखते, या फिर आप लोग पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। मैं व्हाट्सएप पे ख़ुद कहती हूँ जी कि आप लोग ये क्वेश्चन कर लें, ये वाले नोट्स आपको दे रही हूँ, बट यू पीपल आर नॉट सीरियस अबाउट योर स्टडीज़। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को लगता है जी कि शायद लॉकडाउन है या यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस ऑफ हैं तो हम ऐसे ही पास कर लेंगे। बेटा, इस तरह से पास करना कोई बड़ा मार्का मारना नहीं है। अगर इस तरह से पास करना था तो फिर हम या हायर अथॉरिटीज़ आपको ये कहती जी, जब डिसाइड हो रहा था HSC तभी कहता जी बच्चों को ऐसे ही पास कर दें। सिर्फ पास होना आपका पर्पज़ नहीं है इस लाइफ में, या यूनिवर्सिटी की डिग्री में सिर्फ पास होना इज़ नॉट द पर्पज़, या आपकी ज़िंदगी का एम सिर्फ पास होना नहीं है। इस लाइफ में आपने क्योंकि तैयारी कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाने की, सो यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ योर स्टडीज़। पढ़े ना, उस चीज़ को मेमोराइज मत करें। मैं पिछले सेमेस्टर में भी, या आप लोगों के जो सीनियर्स हैं जिनके मेरे साथ लेक्चर्स होते हैं, मैंने उन्हें भी हमेशा कहा है जी रट्टा कभी मत मारें। दूसरा, टीचर के लेक्चर को लाजमी ध्यान से सुना करें। आप 80% नॉलेज गेन कर लेते हैं जब आप टीचर का लेक्चर सुनते हैं। वैसे भी रिसर्च से प्रूव हुआ है जी, जो चीज़ आपने ऑडियो और विजुअल यानी पिक्चर के साथ जो आपने चीज़ सुनी होती है ना, वो आपको ज़्यादा देर याद रहती है। यहाँ पे हम चाहे आपको नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बट इट्स अ वीडियो टाइप, यानी विजुअल्स में आपको ये लेक्चर समझ आ रहा है। अब आप कंसंट्रेट करें या करना चाहें तो दोनों पे कर सकते हैं, ऑडियो पे भी, विजुअल्स पे भी। तो ये चीज़ें इंसान को ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं। मैं बात कर रही थी कि सिर्फ पास होना आप लोगों को पर्पज़ नहीं है लाइफ का। आप लोगों को ये एम बनाना है जी कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हैं। वन वी वर स्टूडेंट्स, हमें भी लगता था जी कि हमारे टीचर्स शायद मजाक कर रहे हैं या शायद हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं ये चीज़ें कह के, बट दे वर राइट। अगर सपोज़ ये चीज़ जो मैं आज पढ़ा रही हूँ, कल को आप किसी प्रैक्टिकल जगह पे किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने जाते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और वो सीजनल बिजनेस करते हैं, तो अगर सपोज़ वो बंदा आपसे, और उस बंदे को नो हाउ है, वो पढ़ा लिखा है, तो वो आपसे अगर ये पूछे कि मैंने इन्वेंट्रीज रिकॉर्ड करनी हो और मेरा बिज़नेस सीजनल नेचर का है, या सपोज़ करें कि सीजनल ना भी हो, वो कहता है जी मैं प्रेफर ही नहीं करता कि जी चीज़ें पहले बिक रही हैं बाद में बिक रही हैं, तो मुझे बता दें कि मैं कौन सा मेथड रिकॉर्ड करूं। और आपको ये समझना है या आपको यही याद ना आ रहा हो कि इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के भी कोई मेथड्स थे या हमने कभी पढ़े थे। सो इट्स अप टू यू। अगर आपको नॉलेज दिया जा रहा है उसको गेन करें, उसको हासिल करें और उसको कोशिश करें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना डजेंट मीन कि आप बैठ के किसी कंपनी को बनाएं उसकी चीज़ें, लेकिन आप देख सकते हैं एक वो बच्चा जो कि बिज़नेस स्टडीज़, जिसको पता ही नहीं है कि जी क्या है एसेट, क्या है लाइबिलिटीज़, क्या है कैपिटल, क्या है और जो आपके बाकी इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जिसको मतलब बेसिक नॉलेज ही नहीं है, नो हाउ ही नहीं अकाउंटिंग की, उसको, और एक ऐसा बच्चा जिसको एटलीस्ट ICOM में या BCom में या BBA में जिसने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, अगर 4 साल BS की डिग्री ख़त्म होने के बाद, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसा बच्चा जिसने नॉलेज गेन किया है, और एक तरफ वो है जी जो कि इलिटरेट है, इलिटरेट डजेंट मीन कि वो बिल्कुल ही अनपढ़ है, मतलब वो किसी और फील्ड से है, हो सकता है वो साइंस की फील्ड का हो, उसके सामने मैं अगर 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखती हूँ, किसी कंपनी का लेजर रख दूँ, किसी कंपनी का ट्रेडिंग, चले जी सबसे सिंपल चीज़ जो मुझे लगती है ना जी पढ़ना या समझना, वो होता है किसी कंपनी का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे क्रिटिकल भी वही है और सबसे आसान भी वही है, सिर्फ उसको गो थ्रू करना। और साथ ही साथ अगर मैं उसे बैलेंस शीट दे दूँ, उस बच्चे को ABCB समझ नहीं आएगी।
ऑन दी अदर हैंड हम लोगों ने साइंस मैट्रिक तक पढ़ी होती है, अगर ना भी पढ़ी हो तो 8th तक तो हमने लाजमी उसको टच तो छोड़ें, अच्छी तरह से याद किया होता है। साइंस के सब्जेक्ट्स को जब आप एडवांस लेवल पे समझने जाते हैं ना, तब आपके लिए मुश्किल होगी बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए। अब कुछ बच्चे कहते हैं जी हम बीबीए में इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, हम इस्लामियात क्यों पढ़ रहे हैं, हम सोशियोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, हम साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं। तो एवरी सब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। कुछ बच्चे चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और उनका ये क्वेश्चन है जी कि हम चाइनीज़ क्यों पढ़ते हैं, हमारा तो उससे कोई लिंक ही नहीं। सपोज़ बीबीए वाले पढ़ें या ना पढ़ें, मतलब आपके एचईसी ने कहा था, एक ईयर में रूल बना था, शायद ये उसी का हिस्सा है कि हर डिग्री में एक ऐसी फॉरेन लैंग्वेज होगी थी जो बच्चे लाजमी सीखेंगे। सपोज़ आप लोग चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, आज हमें लगता है जी 4 महीने के लिए अज़ाब नाजिल हो गए, 4 महीने में आप कितनी कुछ चाइनीज़ सीख लेंगे। पहला सवाल तो मेरा ये, मतलब आप लोगों को अगर नो हाउ भी आ जाती है, जब हम कुरान पाक पढ़ने से पहले यसरन कुरान पढ़ते हैं जिसमें अलिफ बा वो जो हिज्जे करके आप पढ़ना शुरू करते हैं जी, ज़बर मतलब होगा तो अलिफ ज़बर आ होगा, ज़ेर के साथ कैसे पढ़ेंगे, पेश के साथ कैसे पढ़ेंगे, फिर डबल मतलब 2 ज़बर आती हैं, 2 ज़ेर, वो क्या होती हैं जी, वो सिर्फ बेसिक्स होती हैं। बट एक बच्चा जो साल लगा के या 2-3 महीने लगा के वो जो बेसिक्स पढ़ लेता है ना, वो हेल्प करता है उसको पूरा कुरान पाक पढ़ने में। अगर बच्चा वो कायदा जिसको नूरानी कायदा भी कहा जाता है जी, अगर वही नहीं पढ़ता तो उसको बेसिक्स कैसे समझ आएंगी, या उसको वो पूरा कुरान पाक किस तरह से पढ़ना आएगा तलफ़्फ़ुज़ के साथ। सेम यही क्वेश्चन मेरा, या सेम वही आंसर है मेरा उन बच्चों के लिए जो कहते हैं जी हम सोशियोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, हम कंप्यूटर क्यों पढ़ रहे हैं। आप बीबीए में 4 साल पढ़ने के बाद अगर कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं और वो वहाँ पे आपका होता है जी कंप्यूटर स्किल्स का टेस्ट, और आपने कंप्यूटर पढ़ा नहीं है, तो डोंट यू फील शेम, आपको शर्म नहीं आएगी, आपको ये नहीं लगेगा कि मैं 4 साल लगा के मैंने क्या पढ़ा है। तो बेटा हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है। चाइनीज़ के लिए भी आप देख लें, कल को अगर सपोज़ आपकी किसी, जिस तरह पाकिस्तान और चाइना ने सीपैक शुरू किया है, इस तरह का कोई और प्रोजेक्ट आ जाता है और आपकी कंपनी को उसका टेंडर मिलता है, सपोज़ आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी अच्छी कंपनी में जॉब पे लगे हुए हैं, वहाँ अगर कोई चाइनीज़ बंदा आपसे बात करता है, आपको सलाम दुआ भी करता है, तो इफ़ यू हैव लर्न चाइनीज़, अब अगर आपने ज़िंदगी में कभी चाइनीज़ पढ़ी होगी तो आप एटलीस्ट उसका सलाम या आपके वो जो बेसिक लैंग्वेज है उसको समझने में आपको आसानी होगी। फिर वहाँ जाके आपको याद आएगा जी कि हाँ ये सब्जेक्ट फ़जूल नहीं था। आज 4 साल मतलब आप लोगों के तो थोड़ा कोर्स कंटेंट चेंज है, हम लोगों ने बेसिक को छोड़ के एडवांस लेवल भी पढ़ी हुई है, डेटाबेस मैनेजमेंट भी पढ़ी हुई है। तो हम वहाँ क्या कहते हैं जी कि हमें क्या ज़रूरत है, हम तो बीबीए के स्टूडेंट्स हैं। तब आप किसी कंडीशन में नहीं होते। इट्स एक जिस तरह कोर्स होता है ना, कोर्स को मिलाने के लिए जिस तरह खाना बनाते हैं तो उसमें हर छोटी छोटी चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है, नमक हो, मिर्चें हो, हल्दी हो, कहने को वो डाली इतनी इतनी जाती हैं, बट अगर कोई एक चीज़ स्किप हो ना तो टेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आपके कोर्स में अगर कोई एक सब्जेक्ट या आपकी पूरी डिग्री में अगर कोई एक कोर्स आगे पीछे कर दिया जाए या ख़राब कर दिया जाए तो उसकी आपकी लाइफ में उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी उस डिग्री की, कल को आप ही शर्मिंदा होंगे। और अल्टीमेटली मैं हमेशा कहती हूँ जी, किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट से, किसी चीज़ से नफ़रत तब होती है जब उसको उसका अच्छा टीचर नहीं मिलता। मुझे आज भी याद है, मुझे उन सब्जेक्ट से नफ़रत है जिनके मुझे अच्छे टीचर्स नहीं मिले थे। फॉर द टाइम बिंग हमने कहा जी गुजारा कर लेते हैं, 4 महीने है ना, पढ़ लेंगे। बट अगर आपको अब की लाइफ में मुझे आके कोई ऐसा टॉपिक आता है जो मुझे उस टीचर ने सही तरह नहीं समझाया, या मैं ये भी नहीं कहती कि हमेशा वो टीचर ही गलत है, हमेशा टीचर्स भी गलत नहीं होते, हो सकता है मैंने तब इंटरेस्ट लेके ना पढ़ाओ। और 90% केसेस में हम बच्चों के साथ या आप बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है जी कि हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। तो जब हमें प्रैक्टिकल लाइफ में या अगली ज़िंदगी में वो टॉपिक सामने आता है ना, तो वी फील अशेम्ड, हमें थोड़ा सा अपना कह लें जी सेल्फ़ इस्टीम लो होती नज़र आती है, जिसको इज़्ज़त नफ्स कहते हैं जी। बंदा कहता है यार पढ़ा तो था, अब याद क्यों नहीं आ रहा। आपके जहन में वो चीज़ रोटेट कर रही होती है बट आपको एक्सप्लेन नहीं करनी आती, क्यों? क्योंकि आपने वो ध्यान से पढ़ी नहीं होती। पता नहीं हम कहाँ से कहाँ निकल गए, बट मेरा फोकस ये था, मैं आपको ये कह रही थी कि जी आप लोग जब तक इन चीज़ों को ख़ुद नहीं करेंगे
जब तक आपके हाथों में से ये नहीं गुजरेंगे क्वेश्चंस, तब तक आप लोगों को समझ नहीं आ सकती। चाहे मैं 35 मिनट छोड़ के 70 मिनट का लेक्चर बना लूँ, आप लोगों को समझ नहीं आ सकती अनटिल एंड अनलेस आप इन क्वेश्चंस को, इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करें। कोई पहाड़ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। वीडियो को पॉज किया करें मेरे सॉल्व करने से पहले। अगर किसी बच्चे को लगता है जी कि इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप वहीं वो वीडियो पॉज कर दिया करें, उस न्यूमेरिकल का क्वेश्चन सामने रखा करें और उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया करें। मैं नहीं कह रही कि 100% बच्चे करेंगे, कोई 1%, 2%, 5% सॉल्व करना शुरू करे। ये भी नहीं कहती सारा खुद कर लें। जहाँ पे आपको लगता है जी कि अब आपको समझ नहीं आ रही, प्ले द वीडियो और उसको फर्दर सॉल्व करते जाए, मेरे साथ मिलके सॉल्व करते जाए। मैं एवं दिमाग खपाती हूँ, मैं भी फिर ये किया करूँगी जी कि क्वेश्चन सॉल्व करके ऐसे पहले सामने रख लूँगी और आके कह दूँगी जी ये 6 यूनिट खरीदे थे, ये इतने के थे और टोटल इतना हो गया, फिर ये इतने थे, इतना था। बेटा ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं सिर्फ बोलती रहूँ, आपको पढ़ाती रहूँ तो कुछ नहीं बनेगा। आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगी, मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरी एफ़र्ट्स ज़ाया जाएंगी। इस मौसम में कभी एज्यूम तो दूर की बात है, एक प्रैक्टिकल करके देखें जी। कमरे की सारी लाइट्स ऑन करें जिसमें बहुत ज़्यादा लाइट्स हों और अपना फ़ैन ऑफ कर दें और उस रूम में बैठें जिसमें एसी भी ना हो। 5 मिनट से ज़्यादा आप लोग वहाँ नहीं बैठेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि हम टीचर्स बहुत महान हैं, लेकिन किसी इंसान का, इंसानियत का ख्याल कर लेते हो। हम सब टीचर्स आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं बट लेकिन आप लोगों का आउटकम ज़ीरो है। कभी कभी मुझे लगता है कुछ टीचर्स, मतलब सबका आपस में इंटरेक्शन होता है, लेकिन उनको लगता है जी कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स बिल्कुल ही नॉन सीरियस और ज़ीरो है। कुछ टीचर्स के पेपर, मेरी अपनी क्लास के पेपर, मैं बार बार कह रही हूँ जी, मैंने 2 वीडियोस में कहा जी आपका मिड्स का रिज़ल्ट बहुत अच्छा था या आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। रिस्पॉन्स मीन्स कि आप लोगों ने वो पेपर दिए हैं, बट इट डजेंट मीन कि आप लोगों ने वो 100% नेक नीति या ईमानदारी से दिए हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और ये हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर हमारे कैंपस के हर डिग्री के बच्चों का यही हाल था जी कि उन बच्चों ने या तो गूगल से वो क्वेश्चंस का आंसर कॉपी पेस्ट किए थे या किसी दोस्त से किए थे। और एक बात बता दूं, हमारी यूनिवर्सिटी में आप लोगों के साथ फिर भी कोई इतनी सख्ती नहीं बरती गई, और वो शायद हमारी तरफ से ही था या मैनेजमेंट की तरफ से ही इसलिए ही था जी कि बच्चों को शायद ज़्यादा प्रेशराइज ना किया जाए और इनको प्यार से पढ़ाया जाए। अदरवाइज़ यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा प्लेजरिज्म चेक हुई है। अगर आपका और आपके दोस्त का फुल स्टॉप और कॉमा भी और ऑन द सेम प्लेस था ना, तो पेपर्स कैंसिल किए गए हैं बेटा। अब मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम इतनी लीनियंसी शो कर रहे हैं, इतने प्यार से आप लोगों को, इतनी मेहनत से, इतनी डेडिकेशन के साथ अगर पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चों का ये भी आंसर होता है जी पैसे ले रहे हैं, तो बेटा जी पैसा कुछ नहीं होता। ज़िंदगी में हर चीज़ पैसे से शुरू होकर पैसे पे ख़त्म नहीं होती। पैगंबरी पेशा कहा जाता है इसको। हमारा फ़र्ज़ बनता है जी, चाहे जैसे मर्ज़ी हालात हों, हम अपने फ़र्ज़ को निभाएं। अब आगे आप लोगों पे है जी कि आप लोग इस चीज़ को कितना सीरियस ले रहे हैं, हमारे इस मेहनत का कितना आउटकम देंगे। आप लोगों के सिर्फ हम मेहनत नहीं कर रहे, हम पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ें या ना पढ़ें, आपके पेरेंट्स को फीसेस पे करनी पड़ रही हैं, आपके बाकी अय्याशियों के लिए, ख़र्चों के लिए जितने पैसे हैं वो भी आपके पेरेंट्स दे रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा होगा जी कि लॉकडाउन चल रहा है हम आपकी फ़ीस नहीं देंगे। हम पे नहीं तो अपने घर वालों पे तरस खा लें, और अपने घर वालों पे भी नहीं तो खुद पे थोड़ा सा रहम खा लें। ये चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। अभी जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उन लोगों के लिए अभी बेसिक्स ही चल रही हैं। ये भी अकाउंटिंग की, पहले अकाउंटिंग 1 की बेसिक्स थी, ये अकाउंटिंग 2 की बेसिक्स हैं। बेटा जी अगर आपको ये समझ नहीं आएंगी, आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते साथ सबसे पहले अगर वो बंदा ये पूछ ले जी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं, आपने अगर नहीं पढ़ा ध्यान से, मैंने 70 दफ़ा पिछले लेक्चर में भी, कल वाले लेक्चर में भी, यानी उससे पिछले लेक्चर नंबर 10 में भी हमने डिस्कस किया, लेक्चर नंबर 11 में भी डिस्कस किया। जितनी देर आप अकाउंटिंग पढ़ते रहेंगे ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। लेकिन अगर आप खुद नहीं करते तो फिर क्या मसला है। ये मेरी इसमें मतलब मैं अगले जहाँ जवाब देनी होंगी, आप लोग खुद जवाब दें होंगे। ठीक है जी, तो प्लीज़ एटलीस्ट मेरी मेहनत का कुछ आउटकम दें। मरने वाला हो जाता है बंदा जब आपको आधा घंटा, पौना घंटा लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ता है ना, और फ्लैश ऑन होता है मोबाइल का, सारी लाइट्स ऑन होती हैं और फैंस ऑफ होते हैं। आप बच्चे ये कहेंगे जी एसी चला लिया करें, तो बेटा जी एसी वाले रूम में जब सारे फैमिली बैठी होती है ना, और आप उनसे ये कहें कि जी मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करना है, काइंडली बाहर चले जाए, तो वो खुद बाहर निकलने की बजाय ना आपको ठुड्डे मार के बाहर निकालेंगे।
ये एग्जाम प्रैक्टिकल करके देख लें, एक तो पंखा बंद करके 5 मिनट बैठ के दिखाएं, उसके बाद आप एसी वाले रूम में घर वालों से ये कहें जी हैंड्स फ्री के बगैर लेक्चर सुन के दिखा दें मुझे उनके सामने। ठीक है, चलते हैं जी, काइंडली इस चीज़ पे अमल कर लें, पढ़ लें पढ़ लें पढ़ लें। मैं पहले भी क्लासरूम में भी कहती होती हूँ जब हमारे लेक्चर्स हो रहे होते हैं कि बेटा आपकी पढ़ाई से ना मुझे फ़ायदा है ना आपके माँ बाप को फ़ायदा है, किसी उस शख्स को फ़ायदा नहीं जो ये कहता है जी पढ़ लें, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़ात को फ़ायदा है। कल को आप किसी अच्छी पोस्ट पे होंगे तो हमें भी खुशी होगी जी कि हमारा स्टूडेंट पढ़ के कहीं पहुँच गया है। ठीक है जी, एवरेज कॉस्टिंग मेथड पे आ जाते हैं जी। एवरेज कॉस्टिंग मेथड में वो कहता है जी अंडर दिस मेथड वी रिकॉर्ड आवर इन्वेंट्रीज ऑन एन एवरेज कॉस्ट विदाउट एनी रिगार्ड कि वो फर्स्ट इन है या लास्ट इन है, यानी हम चीज़ों को उनकी उस एवरेज प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं जो उसकी फर्स्ट परचेज़ या सेकंड लास्ट परचेज़ पे होनी चाहिए। अब इसकी भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जी, तो वो है ये। अब देख लेते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होनी है। इसके लिए हम लेते हैं जी ऑन 1st of January, फिर वही बाइक लिमिटेड है जी, मैंने ऊपर लिख दिया एवरेज कॉस्टिंग मेथड है। ऑन January 1st दे परचेज 5 बाइक्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50 ईच, तो ये हो गया 250 यूनिट्स। टोटल वाले पे जाएंगे, ये सेम वैसे ट्रांजेक्शन्स करनी है जी। 5 यूनिट्स खरीदे एट अ रेट ऑफ 50 ईच, तो ये टोटल हो गया $250। उसके बाद है जी ऑन January 5 दे सोल्ड 2 बाइक्स। अब कोई दो वैल्यूज़ तो है नहीं, तो एवरेज कॉस्ट अभी अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे जी, सिंपली यहाँ 5 लिखेंगे। 2 यूनिट्स बेचे हैं हमने एट अ रेट ऑफ 50 ईच, तो $100 के गए। यहाँ 5, 50, 250। अब मैं जल्दी जल्दी इसलिए लिख रही हूँ कि ये सारी चीज़ें हमने पहले से डिस्कस की हुई हैं पिछले क्वेश्चंस में। कितने माइनस हुआ जी 100, पीछे 3 यूनिट्स रह गए 50, और आपका क्या हो गया जी 150 रह गया। ठीक है, ऑन January 10 दे सोल्ड 1 मोर बाइक एट अ रेट ऑफ 50, यानी कोई और अमाउंट नहीं है तो हम 50 वाली ही बेचेंगे। 3 यूनिट्स रह गए थे, 50 ईच है, 150, इसमें से मज़ीद एक बिक गया तो -50। अब कितने रह गए जी, 2 यूनिट्स रह गए एट अ रेट ऑफ 50 ईच, और बैलेंस रह गया 100 का। अब कहते हैं जी ऑन 15th of January, आप लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी करा रही है, ये सारी वही चीज़ें हैं जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते रहे हैं। जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा एवरेज कॉस्टिंग वाला वहाँ मैं आपको बता दूंगी। ओके जी, ऑन January 15 दे परचेज 5 मोर बाइक्स एट अ रेट ऑफ ₹70 ईच। 5 खरीदी हैं ₹70 के हिसाब से, टोटल अमाउंट कितनी आएगी जी $350। पिछली हमारे पास कितनी है जी 2 ₹50 के हिसाब से, और टोटल बैलेंस है 100। अब खरीदी है 5 ₹70 के हिसाब से, तो टोटल बैलेंस है हमारा 350। फिर क्या हुआ जी, ऑन 25th of July दे सोल्ड 3 बाइक्स। अब पिछली कितनी है 2, अब वाली कितनी है 5। कहता जी आपने टोटल 3 बेचनी है। मैं यहाँ पे सोल्ड वाले कॉलम में 3 तो लिख रही हूँ एट अ डेट 55, लेकिन अब प्राइस पर यूनिट क्या होगी जी, हमने करनी है एवरेज कॉस्टिंग मेथड। कॉस्ट होगी पहले यूनिट्स की ₹50, दूसरों की ₹70 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज कैसे लेते हैं, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो कितनी वैल्यूज़ हैं 2, ये कितना बनेगा 120 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 60। आपका एक यूनिट ₹50 का था और एक ₹70 का। आपने उसकी प्राइस कितनी मेंशन करनी है, आप ₹60, यानी उनकी एवरेज कॉस्ट निकली ₹60। तो आपने तीनों यूनिट किस पे बेच देने हैं, उसने कहा जी विदाउट एनी रिगार्ड के 2 की कीमत ₹50 है, एक की कीमत जो आप बेचेंगे ₹70। हम मैं क्या कर रही हूँ जी, एक मिडिल प्राइस डिटर्मिन कर लेती हूँ, एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट कर लेती हूँ, वो कितनी निकली ₹60। तो अब मैं ये तीनों यूनिट बेचूंगी एट अ रेट ऑफ 60, तो 3 6 18 $180 की ये चीज़ें मेरी बिक गई। ये 2 यूनिट चले गए। पीछे मेरे पास किस में से बचे, 5 वाले में से कितने 4 एट अ रेट ऑफ 70 ईच, और ये कितनी आ गई अमाउंट 280। ठीक है जी, एवरेज कॉस्टिंग में मैंने कहा कि हमने दोनों प्राइसेस को ऐड करना है, दोनों कॉस्ट को ऐड करना है और उसे 2 पे डिवाइड कर देना है। या 3 प्राइसेस होती तो हमने 3 को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देना था। ठीक है जी, ये हो गया आपका थर्ड न्यूमेरिकल भी।
मेरी बातों को ज़रूर ध्यान से सोचिएगा कि मैंने जो कहा है जी, कि अपनी मेहनत का, हमारी मेहनत का, अपने घर वालों की मेहनत का अजर ज़रूर दें। किसी न किसी के मुंह को आप शर्म खा लें, ताकि अगले जहान आपको भी आसानी हो हिसाब देने में और हमें भी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में रब्ता कर लें या कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ताकि आपकी क्यूरीज़ को और आपके क्वेश्चंस को आंसर किया जा सके। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।